नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज से हम बात करेंगे भाटिया आश्रम द्वारा आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के आरएस के जो टेस्ट पेपर हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आरएस का जो टेस्ट पेपर है, छोटा टेस्ट पेपर, वो 11 अप्रैल को आयोजित पहला छोटा टेस्ट पेपर हुआ था, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज भाटिया आश्रम का जो टेस्ट सीरीज़ का जो पैटर्न है वो इस तरीके से होता है कि पहले 3-4 छोटे टेस्ट पेपर या शेड्यूल पेपर लिए जाते हैं, उसके बाद में एक बड़ा पेपर लिया जाता है जो एकदम सिलेबस के आधार पर उसी एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार पेपर होता है, वो बड़ा पेपर होता है। उससे पहले 3-4 शेड्यूल पेपर होते हैं। उसी प्रकार पटवारी के होते थे, और पटवारी के पेपर पहले से हम शेयर कर रहे हैं आपके लिए। जितने भी पेपर अभी तक पटवारी के हो रहे हैं या होंगे आगे, ऑनलाइन पेपर्स, बड़े पेपर या शेड्यूल पेपर है, वो भी हम शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ आज से हम आरएस के भी पेपर शुरू कर रहे हैं, जो सभी पेपर शेयर करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 जारी किया गया? निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 जारी किया गया था? तो इसका सही आंसर है बी, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा ये जारी किया गया था। ये करंट्स के क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है वो इसके द्वारा जारी किया गया है। प्रश्न नंबर 2 पे बात करते हैं। अधोलिखित में से किस समिति ने आरबीआई के लेखा वर्ष के सरकार के वित्त वर्ष का सम्मान करने की अनुशंसा की थी? अर्थात आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है उसको सरकार के वित्तीय वर्ष का सम्मान करने की अनुमति की थी। जैसे आरबीआई का वित्तीय वर्ष हमें सब पता है जुलाई से शुरू होता है, और जो सरकार का वित्तीय वर्ष होता है वो अप्रैल से शुरू होता है। तो उन्होंने, जो विमल जालान समिति थी, उन्होंने ये सिफारिश की थी कि जो आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है उसको भी सरकार के वित्तीय वर्ष के बराबर किया जाए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3, राजस्थान बजट 2021 के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन असंगत है? तो बात करते हैं कथन ए, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट निवेश प्रस्तावों को शीघ्र क्लियरेंस मुख्यमंत्री द्वारा गठित, तो बिल्कुल सही है। इसमें हमें बजट से संबंधित है वो असंगत की बात करनी है। तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट निवेश प्रस्तावों को शीघ्र क्लियरेंस है तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया था, ये बिल्कुल सत्य है। और अप्रवासी श्रमिक कल्याण कोष, प्रदेश से बाहर रहने वाले मजदूरों को 10 करोड़ की निधि, बिल्कुल ये भी सत्य है। पर्यटन विकास कोष, प्रदेश में पर्यटन विकास है तो 1100 करोड़ का गठन किया गया था, ये एक असत्य है, असंगत है, बजट से संबंधित असत्य है। बाकी चाचा नेहरू बाल संरक्षण कोष विद्यालय, ये भी सत्य है। तो इसका जो असंगत है, सही आंसर हो जाएगा सी, ये पर्यटन विकास कोष। जैसे प्रश्न था, राजस्थान बजट 2020-21 के परिप्रेक्ष्य में असंगत है, तो प्रमुख कौन सी घोषणा असंगत है? तो ये घोषणा है वो असंगत है, बाकी तीनों घोषणा है वो संगत है। तो प्रश्न नंबर 4 पे बात करते हैं। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कारों के संबंध में कौन सा युग्म है वो असंगत है? महाराणा मेवाड़ जो फाउंडेशन है उनके बारे में असंगत युग्म बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड पुरस्कार है नोबल, ये इनको दिया गया, बिल्कुल सत्य है। हकीम का सूर्य अलंकरण मनहर उदास को दिया गया था। पन्नादा अलंकरण पूर्णता बैसन को दिया गया था। जो असत्य है वो असंगत है, वो है देवीलाल धाकड़। जो हल्दीघाटी अलंकरण पुरस्कार है वो देवीलाल धाकड़ को नहीं दिया गया था, ये एक असत्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 5 पे बात करते हैं। निम्न में से कौन सी योजना या पहल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित नहीं है? तो कौन सी योजना या पहल उद्योग नहीं है? तो अतुल्य भारत है, वो एमएसएमई से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों योजनाएं उससे संबंधित है। नवीनीकृत स्फूर्ति योजना, एस्पायर योजना, सौर चरखा योजना, ये एमएसएमई से संबंधित है, बाकी अतुल्य भारत 2.0 ये संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो बात करते हैं, और नीचे कूट दे रखे हैं, इनके सही आंसर पहचानने हैं। तो एक तरफ दे रखे हैं बैंक है, औद्योगिक वित्त संस्थाएं, एक तरफ स्थापना वर्ष दे रखे हैं उनके। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना ही पूछी है इसने, और फिर सिडबी की स्थापना ही पूछी, फिर राष्ट्रीय निवेश एनआईएफ निवेश कोष, और एक्जिम आयात निर्यात बैंक है उनकी स्थापना ही पूछी है। तो इसमें बात करते हैं, जैसे जो राष्ट्रीय औद्योगिक विकास बैंक है आईडीबीआई की स्थापना 1964 में की गई थी, ए में तीसरा। तो ए में तीसरा इसमें, ये बी में पहला। तो बी एस सिडबी भारतीय लघु राष्ट्रीय उद्योग, बी एस सिडबी तो 2005 में की गई थी, सॉरी सिडबी की 2019 में की गई थी। तो बी में पहला, सी में दूसरा,
तो सी में देखते हैं राष्ट्रीय निवेश कोष है, तो ये राष्ट्रीय निवेश कोष NIF है, इसमें 2 में की गई थी। और एक्जिम इंडिया बैंक है, ये 1982 में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 7 पे बात करते हैं। भारत की सकल घरेलू उत्पाद एवं रोजगार कार्यशील जनसंख्या में औद्योगिक क्षेत्र का लगभग योगदान है। सकल घरेलू जो उत्पादन है एवं रोजगार कार्यशील जनसंख्या में औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की बात की है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 25% एवं 27%। प्रश्न नंबर 8 बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक तरफ औद्योगिक वर्गीकरण है और एक तरफ वार्षिक टर्नओवर है। सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग एवं मध्यम उद्योग के बारे में बात की गई है और इनका वार्षिक जो टर्नओवर है उनके बारे में बात की गई है। लेकिन ये किसके तहत की गई है, तो ये MSME एक्ट जो 2006 एक्ट पारित हुआ था, MSME एक्ट, उसके आधार पर बात की गई है। और अभी हाल ही में 2018 में इसको संशोधन हुआ है, तो उसके आधार पर कौन सी जो टर्नओवर आंकड़े सेट किए गए हैं उसके बारे में बात करनी है। तो इसमें जो सही है वो इसमें एक है, सिर्फ सूक्ष्म उद्योग है उसको 5 करोड़ किया गया है, बाकी ये 2 है जो असंगत है। तो इसमें जो केवल एक है वो सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है। चिट्ठा अवधारणा बैलेंस शीट एक्रीडेशन के आधार पर कार्यशील पूंजी को किन भागों में विभाजित किया गया है। चिट्ठा अवधारणा बैलेंस शीट एक्रीडेशन के आधार पर कार्यशील पूंजी को किन विभागों में विभाजित किया गया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो सकल एवं शुद्ध कार्यशील पूंजी में, ग्रॉस एंड नेट कैपिटल में विभाजित किया गया है। प्रश्न नंबर 10। कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सही नहीं है। कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में बात करनी है। तो इसका जो सही है, परिचालन चक्र ऑपरेटिंग साइकिल की गति जितनी अधिक होगी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता उतनी अधिक होगी। तो ये कथन सही नहीं है, बाकी सारे कथन सही है। प्रश्न नंबर 11। निम्न में से कौन सा प्रभाव अनावश्यक कार्यशील पूंजी रिडंडेंट वर्किंग कैपिटल्स के कारण व्यवसाय में परिलक्षित नहीं होता है, तो सकारात्मक लाभों की प्रवृत्ति में कमी है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है। एक है विद्रोह के अंदर एक तरफ और एक तरफ है नेतृत्वकर्ता और इनका मिलान करना है। विद्रोह के अंदर है नेतृत्वकर्ता। तो देखिए इलाहाबाद, जैसे इलाहाबाद दे रखे हैं, हरियाणा दे रखा है, ग्वालियर दे रखा है, फैजाबाद दे रखा है, फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला, डी में एक मिलान कर लेते हैं। देखिए डी में एक यहाँ दे रखा है। इसके बाद में बात करते हैं ए में हरियाणा, ए तो हरियाणा में राव तुल्लाराम, तो ए में 4, तो ए में 4, बी में डी में एक यही होता है, बी में 3 देख लेते हैं इलाहाबाद का। इलाहाबाद लियाकत अली, तो इलाहाबाद बरेली में है, बरेली के आसपास है, वहाँ पे बरेली में लियाकत अली था। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला था, हरियाणा में राव तुल्लाराम था और ग्वालियर में तांत्या टोपे था। तो ये इसका जो सही आंसर हो गया 1 2 3 4, इसको मिलान था। सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं है, अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। ये कथन किसका है। सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं है, अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित कथन संग्राम था। ये किसने कहा था 1857 क्रांति के संबंध में। ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था ये, कि भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के दौरान सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के उपरांत नई कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार किया। आपको पता है कि कांग्रेस को जितने अधिवेशन हुए थे उसमें 1939 का जो ये अधिवेशन है वो त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष बनाने में मतभेद हो गया था। गांधी जी पटाभी सीतारामैया को जो अपना अध्यक्ष बनाने चाहते थे और सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष उन्होंने पहले बना दिया गया था, जिसकी वजह से मतभेद होने के कारण फिर सुभाष चंद्र बोस है उसकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष बनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता सेनानी 1934 में गठित कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक रहा, अर्थात कांग्रेस समाजवादी पार्टी है उसके संस्थापक कौन सा स्वतंत्र सेनानी रहा है, तो जयनारायण व्यास है वो। तो देखिए जयनारायण व्यास जोधपुर वाले जयनारायण व्यास है। तो स्वतंत्रता सेनानी 1934 में गठित कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो देखो संस्थापक सदस्य नहीं है क्योंकि आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण जो जेपी नारायण थे वो उसके संस्थापक सदस्य में शामिल थे, लेकिन जो जयनारायण व्यास है ये जोधपुर के, ये किसी भी
इस कांग्रेस समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अकबर ने सर्वप्रथम राजस्थान की किस रियासत पर 1562 में आक्रमण किया है? तो अकबर ने मेड़ता रियासत पर सर्वप्रथम 1562 में आक्रमण किया था। पृथ्वी पर उत्तरायणात की स्थिति कब होती है? पृथ्वी पर उत्तरायणात की स्थिति कब होती है? तो 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरायणात की स्थिति होती है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतुओं में परिवर्तन है पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। छठे साइंटिफिक समाचार है लोकोक्ति का अर्थ चुनिए। तो इसका जो लोकोक्ति का सही अर्थ है वो है दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। छठे साइंटिफिक समाचार है अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी लोकोक्ति का अर्थ चुनिए। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी लोकोक्ति का अर्थ है यदि आपस में प्रेम है तो तीसरा क्या कर सकता है? दूरवर्ती वस्तुएं अच्छी मालूम होती है, दूर से ही वस्तु का अच्छा लगना, पास आने पर वास्तविकता का पता लगना उपयुक्त लोकोक्ति है। तो कौन सी लोकोक्ति है? दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या है वो अभाज्य संख्या है? तो 373 वो एक अभाज्य संख्या है। प्रश्न नंबर 23 है निम्न किसी संख्या को 114 से डिवाइड करने पर शेषफल 21 बचता है, तो इस संख्या को 19 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचेगा? तो सीधा 21 डिवाइड बाई 19 शेषफल बचेगा 2। सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 24, 13294 में से कम कितना घटाया जाए कि शेष बची संख्या 97 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो उसमें से कम 5 घटाई जाए ताकि शेष बची हुई संख्या 97 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। और आज का 25वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है 457 के समीपतम में कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो? तो जो 462 है वो 457 के एकदम निकटतम संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभक्त है। तो दोस्तों ये था आज के 25 क्वेश्चन भाटिया आश्रम द्वारा आयोजित जो आरएस के जो छोटे पेपर हो रहे हैं उसके जो 25 क्वेश्चन हुए थे टेस्ट, उसके कल और मिलेंगे एक छोटे से टेस्ट पेपर के साथ में पटवारी का और आरएस दोनों टेस्ट पेपर के साथ में मिलेंगे। और आरएस का जो भी बड़ा पेपर होगा वो भी हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे, शेयर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर एंड लाइक कीजिए। और अगर आप आश्रम में अभी एडमिशन लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप भाटिया आश्रम के जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कीजिए, जिसके लगभग 22.7 के सब्सक्राइबर्स है। वो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है तो वो ज्वाइन कीजिए। उसमें जो इन्फॉर्मेशन आती है वो फॉलो कीजिए। उसमें एडमिशन का सारा प्रोसेस दे रखा होता है, तो वहाँ से आप एडमिशन कर सकते हैं। अगर वहाँ से अगर आपको हेल्प नहीं मिलती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैं आपको हेल्प करूँगा इसके लिए। धन्यवाद।